हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 10 एन एलियन हैंड। एलियन का मतलब होता है दूसरे ग्रह का प्राणी, हैंड हाथ। तो चलिए पढ़ते क्या है यहाँ एलियन हैंड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ क्या बताया जा रहा है। हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने मार्स का वाइकिंग मिशन के बारे में सुना है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कि शॉर्ट में हम लोग नासा कहते हैं, ये कहाँ है? अमेरिका में है ना। तो नासा का जो वाइकिंग मिशन था टू मार्स, मार्स का के लिए जाने का, वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट थे, पहला वाइकिंग 1 और दूसरा वाइकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड ए लैंडर। और दोनों में ही एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वेयर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्शियन सरफेस एंड सॉइल। और जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था जाने का, वो क्या थे कि इमेज, मार्स का इमेज और सैंपल्स। किसका सैंपल्स? मार्शियन सरफेस, मार्स का जो सतह है, और सॉइल है, मिट्टी है, उसका सैंपल लेना था, उसके इमेजेज लेने थे। एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, और मालूम करना था कि क्या वहाँ जीवन संभव है, कोई साइन है जीवन का। वाइकिंग वॉज लॉन्च ऑन 20 अगस्त 1975, और वाइकिंग 1 जो था उसे लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 75 को, एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976, और ये 19 जून 1976 को वहाँ पहुँचा था। वाइकिंग 2 वॉज लॉन्च ऑन 9 सितंबर 1975, और वाइकिंग 2 कब छोड़ा गया था? 9 सितंबर 1975 को, एंड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976 को पहुंचा था वहाँ मार्स में। हाँ, लगभग कितने, लगभग साल भर, है ना। बिसाइड टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डेटा ऑन द मार्शियन सरफेस, और बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त, फोटोग्राफ्स लेने के अतिरिक्त और जो साइंस डेटा है उसको कलेक्ट करने के अतिरिक्त, है ना, ऑन द मार्शियन सरफेस, मार्शियन सरफेस का जो साइंस डेटा और वहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह लेने का जो था, उसके अतिरिक्त क्या थे? द 2 लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। वहाँ 2 लैंडर थे जो ये कंडक्ट कर रहे थे कि वहाँ 3 बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से कि वो पता कर रहे थे कि क्या वहाँ जीवन संभव है या नहीं, जीवन का कोई साइन है या नहीं। एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स। और फिर अब जैसा कि है कि वहाँ ये स्पष्ट एविडेंस, सबूत मिले उन्हें कि वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मार्स का के सॉइल में उसके रहने का प्रूफ नहीं मिला, है ना। नियर द लैंडिंग साइट्स, जहाँ वो लैंड किया उस जगह पर, मार्स पर कोई भी साइन उन्हें नहीं मिला। नो क्लियर एविडेंस, कोई स्पष्ट साइन, कोई साक्ष्य नहीं था। देखिए पॉइंट्स में क्या लिखा गया है स्टोरी के बारे में। टिल्लू एंड हिज मदर एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू और उसके माता पिता, पेरेंट्स जो हैं, वो रहते हैं कहाँ? एक प्लैनेट के नीचे, है ना। बीनीथ मतलब नीचे में, अंडरग्राउंड रहते हैं, दैट मीन्स तो आर्टिफिशियल कंडीशन में वो रहते हैं वहाँ पे। दूसरा पॉइंट्स देखेंगे। टिल्लू हैज़ हर्ड एंड read about the sun and the stars. टिल्लू ने सन और स्टार्स के बारे में सुन रखा है। He has never seen them, लेकिन वो उन्हें देखा नहीं है, क्योंकि वो लोग अंडरग्राउंड रहते हैं ना, मार्स में रहते हैं टिल्लू और उसके पेरेंट्स। टिल्लू's फादर गोज टू वर्क थ्रू ए सीक्रेट पैसेज। टिल्लू के पिताजी जो है वो एक
गुप्त सीक्रेट पैसेज मार्ग से या रास्ते से वो अपने काम पे जाते हैं। और टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट, और टिल्लू इस बारे में जानना चाहता है कि वहाँ वो लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ओके, देखिए आगे नेक्स्ट पेज। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। टिल्लू की मदर कह रही हैं कि कितनी बार तुम्हें समझाया कि उस रास्ते पे मत जाओ। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे, लेकिन डैडी वहाँ रोज क्यों जाते हैं प्रतिदिन। बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि वो उनका काम है टिल्लू। टिल्लू की मदर ने उसे समझाया। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, वो रास्ता क्या था, एक अंडरग्राउंड मार्ग था। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज, और उस पैसेज से टिल्लू के पिताजी प्रतिदिन वहाँ काम पे जाया करते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और प्रत्येक दिन वो वहाँ से ही वापस उसी दिशा से वहाँ से वापस आते थे। वाट ले एट द एंड दैट फॉरबिटेड रूट, फॉरबिटेड मतलब मना किए गए है ना, उस रूट से, उस रास्ते से। हाँ, उसके एंड में क्या था। नो, not only Tillu but a great majority of the community would have liked to know, ना केवल टिल्लू बल्कि बहुत सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी, उस समुदाय के बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि वहाँ पर क्या है। टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे, टिल्लू के पिताजी कुछ लोगों में से एक थे जिन्हें वहाँ जाने का परमिशन था। द above conversation invariably took place between टिल्लू and his mother, और ये जो ऊपर कन्वर्सेशन हो रहा था ना, ये टिल्लू और उसकी माँ के बीच ही बातचीत हो रही थी। whenever he insisted on following his father, जब वो अपने पिताजी के पीछे जाने का इरादा किए हुए था, जाना चाहता था। टुडे however was different, आज कुछ अलग था। टिल्लूज फादर वॉज एंजॉइंग अ सिएस्टा एट होम, टिल्लू के पिताजी घर में ही नींद का मज़ा ले रहे थे, है ना। सिएस्टा मतलब हो गया नींद। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ सिक्योरिटी कार्ड, और टिल्लू ने सिक्योरिटी कार्ड को किसी तरह निकाल लिया। और देन evading his watchful mother's eye, टिल्लू made his way to the forbidden passage, और अपनी माँ की वाचफुल आंखों से बचते हुए टिल्लू उस रास्ते पे जिसमें मना किया गया था वहाँ चल दिया। ए मेटल डोर बैरिड हिज एंट्री, बैरिड मने रोकना, एक मेटल डोर उसके रास्ते में पड़ा, वो रोका उसे। बट टिल्लू हैड वॉच हिज फादर्स स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू ए स्लॉट, लेकिन टिल्लू क्या देखा था कि उसके फादर जो थे वो एक मैजिक कार्ड को डालते थे स्लॉट में। हाँ, वो और फिर क्या होते थे, वहाँ स्लाइड करके स्लिप कर दिए, डाल देते थे। एंड ही डिड द सेम, वैसा ही उसने भी किया। एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली, और वो दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया। ए वेल लिट पैसेज सीम टू बेकॉन हिम, ऐसा लगा कि एक बहुत ही प्रकाशित मार्ग, हाँ, दिख पड़ा उसे, जैसे वो उसे बुला रहा हो। स्नैचिंग, बेकॉन मतलब इंडिकेटिंग करना, बुलाना। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, और फिर स्नैचिंग माने झपट के लेना, टिल्लू ने झपट के ले लिया कार्ड को जो कि दूसरे स्लॉट से निकला था उस दीवार के। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग ए जेंटल अपवर्ड स्लो, ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता जो कि ढलान की ओर था वो उस ओर चल पड़ा। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, क्योंकि वो जो पैसेज था वो उसे ले जा रहा था उस अंडरग्राउंड हैबिटेट से सरफेस सतह की ओर, उस प्लैनेट के सतह की ओर जाती थी। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिल्लू जो था वो देखना चाहता था कि अगर वो सूरज को देखना चाहता था। इफ़ इट वॉज डे टाइम, कि अगर वो दिन का समय हो
तो वो सूरज देखेगा, और द स्टार्स, या फिर अगर रात हो इट वॉज नाइट तो वो स्टार्स को देखेगा, अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच, जिसके बारे में वो इतना पढ़ा था और सुना था, है ना, हर्ड सुना था, रेड पढ़ा था। बट अलास, अलास मीन्स दुख की बात, दैट वॉज नॉट टू बी, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, क्या नहीं हुआ था? टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वहाँ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था उसके पकड़ में टिल्लू आ गया। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेज, इनविजिबल अदृश्य जो मैकेनिकल डिवाइसेस थे, यंत्र थे, हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड, वो पहले ही उसे का पता लगा लिए टिल्लू का कि कौन आया, एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर, और उस छोटे मतलब टिल्लू के बारे में, इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया जो बिना आज्ञा के घुस आता हो, उसका फोटोग्राफ ले लिया था और उसके बारे में जान लिया था। सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, और उसका पिक्चर सेंट्रल ब्यूरो में भेज दिया, वेयर इट वॉज थॉरोली चेक, जहाँ पूरी तरह से चेक किया गया। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 पेसेज, और 10 कदम भी वो आगे बढ़े उससे पहले ही क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैवीली ऑन ही शोल्डर, एक बहुत ही मजबूत हाथ उसके कंधे पे मजबूती से वो आया। जेंटली बट फर्मली ही वॉज एस्कोर्टेड, एस्कोर्टेड मतलब टेकन और लेड, मतलब उसे ले जाया गया मजबूती से, बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ थे जो उसके द्वारा उसे पकड़ के वापस ले जाया गया, बैक होम टू एन एग्जिस एंड एंग्री मदर, जहाँ उसकी माँ बहुत ही चिंता और क्रोध से थी। वाइल ही वॉज बींग स्कॉल्डेड, और उसे डांटा जा रहा था, ही रिसीव्ड फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, तभी उसे सहायता मिला, है ना, बिना कोई आशा के, अनएक्सपेक्टेड एक क्वार्टर, एक कोना मिल गया उसे हेल्प का। क्या हुआ कि उसके फादर ने कहा, लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा कि डार्लिंग मुझे प्रिय, मुझे इसे बताने दो, एक्सप्लेन करने दो। हु हैड जस्ट गॉट अप, जो उसी समय उठ गए थे। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफेड मतलब अगर उसे समझाया जाना, मतलब उसे वर्णन कर देना, तो अगर इसे अच्छी तरह बताया जाए, ही विल नॉट डू सच ए थिंग अगेन, तो ये फिर से ऐसा नहीं करेगा, उसके पिताजी ने कहा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, और उन्होंने उसे बताना शुरू किया। लिसन टिल्लू, सुनो टिल्लू, आई वर्क ऑन ए सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, मैं उस सतह पे काम करता हूँ जहाँ एक साधारण व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता। बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ, क्योंकि वहाँ एयर इतना हल्का है कि कोई श्वास नहीं ले सकता। वेयर द टेम्परेचर इज सो लो, और इतना टेम्परेचर कम है, दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, कि उससे तुम फ्रीज हो जाओगे, जम जाओगे और उससे मृत्यु हो जाएगी। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन डैडी आप कैसे मैनेज करते हो जीवित रहने का? टिल्लू ने पूछा कि आप भी तो जाते हो। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि मैं अच्छी तरह इक्विप्ड होकर जाता हूँ, मतलब जो वहाँ पर रहने लायक कपड़े जूते हैं उसे पहन के जाता हूँ। इन ए स्पेशल सूट, एक स्पेशल सूट पहन के जाता हूँ। विथ रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैं एक रिजर्वर जैसे सिलेंडर होता है ना ऑक्सीजन के, उसे लेके जाता हूँ। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, और उन्होंने समझाया कि मैं अपने आप को गर्म रख सकता हूँ, मेरे बूट्स स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि मैं आसानी से उस सरफेस पे चल सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ। व्हाट्स मोर, और इसके अतिरिक्त आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव, मैं ट्रेंड किया गया हूँ वहाँ पे
जीवित रहने की कैसे रहा जाए, एंड वर्क ऑन द सरफेस, और कैसे वहाँ काम किया जाए, इसके लिए मुझे ट्रेनिंग मिली है। उसके पिताजी ने उसे समझाया। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारे फोर फादर्स बने पूर्वज लोग वहाँ उस सरफेस पर क्वाइट नेचुरली, बिल्कुल नेचुरली रहते थे, प्राकृतिक रूप से, कोई आर्टिफिशियल नहीं था। जैसे हम लोग अर्थ में रहते हैं ना नेचुरली, अभी सन है, मून है, सब दिखते हैं। Indeed they did so for millions of years. उन्होंने बताया वो millions of years, लाखों वर्षों तक उन्होंने ऐसा किया, वहाँ रहते थे सरफेस में। बट टाइम्स चेंज, लेकिन समय बदल गया। द वेरी सन, वही सन जो था, सूरज था, विच हैड प्रोवाइडेड अस विथ सस्टेनेंस, जो हमें सस्टेन करने, वो हमें जीवित रखने को थे, टर्न्ड हॉस्टाइल, वो हमारा शत्रु ही बन गया। हॉस्टाइल मीन्स शत्रु। इट चेंज only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on the planet of this planet. तो उन्होंने कहा ये चेंज बहुत हल्का था, स्लाइटली था, लेकिन ये चेंज बहुत पर्याप्त था, सफिशिएंट, बैलेंस को, जो इस प्लैनेट का जो बैलेंस, प्राकृतिक बैलेंस था, उसे अपसेट करने को ये पर्याप्त था, जो चेंज आया क्लाइमेट में। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो जाना। सबसे पहले जो बर्ड्स थे वो लोग लुप्त हो गए। द एनिमल्स फॉलोड, इसके पीछे एनिमल्स भी खत्म हो गए, चले गए। द फिश कुड नॉट बियर इट एनी मोर इधर, फिश भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इस क्लाइमेटिक चेंज को। अभी भी हम लोग का देखो अर्थ में क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है ना, वो कितना गर्मी हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, और फिर कभी होता है तो पानी ही पानी, और जो आइस है वो पिघलने लगता है वार्मिंग से। तो इस तरह से बैलेंस बिगड़ता है नेचर का, तो इससे सबको हानि है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने नेचर को अच्छा बनाना चाहिए और प्रदूषण से बचाना चाहिए। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी। उन्होंने बताया कि हम मैनेज कर सके कि हम जीवित रहें क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी सुपीरियर था। बट वी वेयर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड, लेकिन हमें अंडरग्राउंड में रहना पड़ा, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, इस प्राकृतिक कंडीशन में। थैंक्स टू सोलर एनर्जी, उन्होंने कहा इस सोलर एनर्जी को धन्यवाद है। वी कैन जेनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, इससे हम लोग पर्याप्त पावर जनरेट कर लेते हैं जिससे हम आराम से जी सके। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, लेकिन ये जो मशीन्स है इसे हमेशा ही अच्छे कंडीशन में इसके लिए होना चाहिए। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, कुछ तो सरफेस पे हैं मशीन्स। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ टू कीप वॉच ऑन देम, और मैं उस टीम का मेंबर हूँ, मतलब उसी से संबंध है मेरा टीम का, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो कीप वॉच, उस पर उसका ध्यान रखे, एंड टू सर्विस देम, और उनका सर्विस पर ध्यान दे, उसकी सर्विस करे, मतलब उसका मरम्मत हो, हाँ उसका देखभाल करें। नेक्स्ट पेज। डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, वो टिल्लू पूछता है कि डैडी क्या मैं उस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा होऊंगा तो। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर, निश्चित ही अगर तुम चाहो तो, उसके पिताजी ने उसे कहा। बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक बहुत अच्छा लड़का बनना होगा और वैसा ही करना होगा जैसा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहें। ये किसने कहा? हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड, ये अंतिम शब्द उसके मम्मी के थे, माँ के थे,
जो कि प्रायः ऐसा कहती थी। ओके, ये आई होप आपको समझ आया पार्ट 1। इसके क्वेश्चंस आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, समरी भी होंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होंगे, और इसका नेक्स्ट और थर्ड पार्ट सारा का सारा अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये देखो हमारे प्रेजेंट कंडीशन से रिलेटेड ही है ना, कि कैसा अभी अर्थ में हो रहा है क्लाइमेटिक चेंज, तो उसे हमें अभी से सुधार लेना है, नहीं तो फिर ये कैसी स्थिति हो गई है मार्स की। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे इसे, और लाइक करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। थैंक यू।